Hello, friends, most welcome all of you. वोकेब के न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए अपने वोकेब का सेशन। पहला वर्ड मॉर्फ, MORPH, मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है टू चेंज इनटू समथिंग डिफरेंट और टू मेक समथिंग टू डू दिस। किसी चीज को जब हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर देते हैं, बस उसे ही क्या कहा जाता है, चेंज करना। वही होता है मॉर्फ। मॉर्फ समथिंग इनटू समथिंग, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में वी आर गोइंग टू मॉर्फ इनटू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर ए निच कंपनी। भाई हमने क्या किया, हम चेंज करने जा रहे हैं। नो लॉन्गर ए निच कंपनी, भाई ये वाली कंपनी अपना स्थान ढंग से नहीं बना पा रही है, अब उसको थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। या फिर जैसे आईटी सेक्टर में देखें या फिर अपन कंप्यूटर की फॉर्म में देखें, जब हम किसी पिक्चर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंबाइन करके चेंज कर देते हैं, उसे भी मॉर्फ कहा जाता है। जैसे कि मतलब मान लो किसी का फेशियल एक्सप्रेस किसी दूसरे के फेशियल एक्सप्रेस के साथ में चिपका दिया, तो वो भी मॉर्फ होता है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर। दूसरा अपने पास ईडीएम है। ईडीएम है कि गेट योर स्केट ऑन, अपने स्केट के ऊपर आओ। गेट योर स्केट ऑन। देखो जब हम स्केटिंग करते हैं तो अपनी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है। बस यही है गेट योर स्केट ऑन, मतलब जल्दी करना, हरी अप। इसका मीनिंग क्या होगा, हरी अप, जल्दी करना। वी मस्ट लिव सून, ये एग्जाम्पल देखिए, हमें बहुत ही जल्दी निकलना चाहिए। गेट योर स्केट ऑन, जल्दी करो जल्दी करो। हरी अप, हरी अप, हरी अप के लिए आता है गेट योर स्केट ऑन। देखो नेक्स्ट ईडियम क्या है। नेक्स्ट ईडियम है गेट ए रिगल ऑन। जैसे सर्प इसी तरह चलता है, सांप इस तरह चलता है, यही होता है रिगल ऑन। गेट ए रिगल ऑन, गेट ए रिगल ऑन ईडियम का मतलब वही होता है जो हमने अभी पीछे वाली ईडियम देखी थी, गेट योर स्केट ऑन। वही मतलब यहाँ है, इसका मतलब भी यही होता है हरी अप, जल्दी करना। नेक्स्ट देखो आगे है कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट क्या है, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड मीन्स होता है कम अप टू एक्सपेक्टेशन, रीच द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। मतलब आशाओं पे खरा उतरना, बोलते हैं ना कि भाई ये तो घर वालों की आशाओं पे खरा उतर रहा है बंदा। तो कम टू एक्सपेक्टेशन, रीच द रिक्वायर्ड, या फिर हम किसी से कोई आस लगाए बैठे हैं और वो अपनी आस पे खरा उतर जाए, वही होता है रीच द एक्सपेक्टेशन। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट कट द मस्टर्ड एज हॉकी प्लेयर। मैं क्या नहीं कर पाया, मैं आशाओं पे खरा नहीं उतर पाया एज ए हॉकी प्लेयर के रूप में। भाई वो एक हॉकी प्लेयर था और उसने मैच में बहुत अच्छा खेल नहीं पाया, जबकि लोग क्या सोच रहे, लोग सोच रहे थे वो बहुत अच्छा खेलेगा। तो कट द मस्टर्ड वही होता है आशाओं पे खरा उतरना। जैसे मान लो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और हम किसी प्लेयर के बारे में सोच रहे हैं कि ये बंदा 100 ठोकेगा, और वो मान लो सेंचुरी मार ही दे, तो वो भी उसे ही बोल सकते हैं कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, होल्ड योर हॉर्सेज। देखो ये बंदे क्या कर रहे हैं, अपने घोड़े को पकड़ रहे हैं, सारे के सारे होल्ड कर रहे हैं इनको। होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब होता है वेट करना, या तो वेट करना या पेशेंस रखने के लिए भी वर्ड आता है, PATIENT, पेशेंस के लिए भी वर्ड आता है। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब वेट करना या पेशेंस रखना। नेक्स्ट देखो क्या है, ब्लो द गाफ। ब्लो द गाफ, ब्लो द गाफ का मतलब होता है टू टॉक अबाउट और रिवील प्राइवेट सीक्रेट मैटर। भाई बाहर अपने प्राइवेट सीक्रेट मैटर को बाहर उजागर करना, है ना, अपने प्राइवेट मैटर है उनको बाहर लेके आना, वो होता है ब्लो द गाफ। या फिर यू टेल पीपुल विच सपोज टू बी कीप सीक्रेट, जो तुम्हें सीक्रेट रखना है वही तुम लोगों को जाके बता दो, वही होता है ब्लो द गाफ। ओवर द बैरल, ओवर द बैरल ये एक इडियम है। देखो बैरल, पहले तो इसमें
ये इमेज इसीलिए ली है कि भाई बैरल क्या होता है। बैरल ये होता है जिसमें हम कोई सामान वगैरह रखते हैं, या फिर जैसे वाइन वगैरह को रखा जाता है, इस तरह के बैरल में, ये इस तरह का होता है बैरल। तो ये होता है। तो ओवर द बैरल, बैरल के ऊपर होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुट समवन इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द पर्सन हैज नो चॉइस अबाउट व्हाट दे डू। भाई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ है और अब उसके पास में कोई चॉइस नहीं है। जैसे मान लो कभी कभार ये हालत है, अभी बेरोजगारी का ये आलम है कि बीटेक एमटेक किए हुए बंदे भी कंपनी में 5000 पर मंथ की रूप में जॉब करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, कोई दूसरी जॉब भी नहीं है उनके पास में। तो वहाँ हम बोल सकते हैं पुट समवन इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द पर्सन हैज नो चॉइस अबाउट व्हाट दे डू। आगे देखो एग्जाम्पल देखो, शी नो, वह जानती है, आई नीड टू वर्क सो शी हैज गोट मी ओवर ए बैरल इन टर्म व्हाट शी पे मी। वह जानती है कि वह कहाँ है, वह अभी बैरल पर है, क्योंकि इन टर्म ऑफ व्हाट शी पे मी, वह उसके लिए काम करेगी, जो भी वह उसे पैसा देगा ना, वह उसी उन्हीं पैसे पे काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह क्या है, वह बैरल पर है। बैरल पर मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत में, और आपके पास में कोई अल्टरनेट चॉइस भी नहीं है। देखो आगे वर्ड है डिक्टियोलॉजी, DACTYLOGY। डिक्टियोलॉजी का मतलब होता है जब हाथ के इशारों से, जब लोग, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, या फिर जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो उन उन लोगों के लिए एक अलग से हाथों की भाषा होती है। जैसे देखो वो इस तरह से अपने हाथ कर करके समझाते हैं एक दूसरे को, कभी देखा हो आपने तो इन्हें ही कहा जाता है, इसे कहा जाता है डिक्टोलॉजी। द यूज ऑफ फिंगर और हैंड कम्युनिकेट आइडिया, उसे ही कहा जाता है डिक्टोलॉजी, DACTYLOGY, या फिंगर स्पेलिंग बोल सकते हैं इसका सिनोनिम बोले तो। स्पेशली डीफ लोगों के द्वारा ली जाती है। नेक्स्ट देखो अगला है क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी क्या होता है? क्रोनोबायोलॉजी उसे कहा जाता है जैसे अपने स्वास्थ्य पे होने वाली पर्यावरण में जो चेंज हो रहे हैं उनके कारण हमारे शरीर पर क्या फर्क पड़ रहा है, उसे ही कहते हैं क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी इज ए फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट एग्जामिन टाइमिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग पीरियड फिनोमिना इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज देयर अडेप्शन टू सोलर लूनर रिलेटेड रिदम। बाय सोलर लूनर, चंद्रमा का, सूर्य का, अदर ग्रहों का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे कहा जाता है क्रोनोबायोलॉजी। नेक्स्ट देखो अगला है एंटीलॉजी। एंटी मतलब क्या होता है? विपरीत। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म ऑफ आइडिया, किसी चीज का विरोधाभास, उल्टा, विपरीत ही होता है एंटीलॉजी। आगे है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथोलॉजी का मतलब होता है ए पब्लिश कलेक्शन ऑफ पोएम और अदर पीस ऑफ राइटिंग। उनका कलेक्शन होता है ना, उसे ही कहा जाता है, कोई भी पोएम का या कोई भी अदर पीस ऑफ राइटिंग है, उनका पब्लिकेशन करने के लिए जो कलेक्शन होता है। जैसे मान लो यहाँ मान लो किसी संस्था के पास में बहुत सारी बुकें आई, अब उनका वह क्या करना है, उन्हें पब्लिकेशन करना है, तो उसके लिए भी आता है एंथोलॉजी। या फिर एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग, म्यूजिक, कंपोजिशन इशू ऑन एल्बम। एल्बम में जब सॉन्ग का कलेक्शन होता है उसे भी क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। सिनोनिम बोल सकते हैं कलेक्शन, सिलेक्शन, कॉम्पेडियम, ट्रेजरी, कॉम्प्लीलेशन, या सॉरी कंपाइलेशन, कंपाइलेशन, COMPILETION, कंपाइलेशन। आगे का ईडियम है कुक द फ्रंट बर्नर। कुक द फ्रंट बर्नर का मतलब क्या होता है? कुक द फ्रंट बर्नर का मतलब होता है, कुक मतलब पकाना, फ्रंट बर्नर जैसे मान लो इस तरह से कोई बर्नर है, इस पे पकाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैव ए सक्सेस इन पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी में आपको सक्सेस मिल जाए। जैसे मान लो आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, टीचर के लिए तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको पर्टिकुलर सक्सेस मिल जाए, तो हम वहाँ कहेंगे
कुक ऑन द फ्रंट बर्नर। एग्जाम्पल देखो, वंस वी डिस्पोज द पीस वी आर रियली कुकिंग ऑन फ्रंट ऑफ बर्नर ऑन दिस रिपेयर। वंस वी डिस्पोज दे डिसलोज दिस पेज, हमने इस पीस को जब डिसलोज किया मतलब वहाँ से हटाया, वी रियली कुकिंग ऑन फ्रंट ऑन दिस रिपेयर, तो हम इसको रिपेयर करने में, भाई उस चीज़ को वहाँ से हटाया और फिर वो रिपेयर करने में क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तो उनके लिए क्या कहेंगे, कुक द फ्रंट बर्नर। आगे वाला वर्ड है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब होता है जब किसी से अलगाव हो जाए अपना, मतलब किसी से हम दूर हट जाएं। भाई दो लोगों में अच्छे संबंध थे पहले और अब उनमें क्या हो जाए, अलगाव हो जाए, तो वहाँ उन्हें कहा जाता है डिसजंक्शन। लेक ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग और कंसिस्टेंसी की कमी आ जाए। अब जैसे देखो एग्जाम्पल भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, देयर इज डिसजंक्शन बिटवीन द स्किल टॉट इन एजुकेशन एंड दोज डिमांड इन लेबर मार्केट। भाई अपन को जो स्कूल में सिखाया जाता है और जब हमारी जॉब लगती है तो उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिसजंक्शन है। भाई अपन को जो स्कूल में जो स्किल सिखाया जा रहा है और जो जॉब में जिस स्किल की ज़रूरत है वो बिल्कुल ही अलग है। हम केवल बुकों को रट रट के उन्हें याद करके बस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, क्या उसका कहीं एग्ज़ाम में कोई यूज नहीं है। तो वही बात यहाँ है कि इन दोनों के बीच में अपने स्किल, टीचिंग स्किल में और डिमांड ऑफ लेबर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिसजंक्शन है। नेक्स्ट वर्ड द रिंग। रिंग क्या होता है, जैसे भाई क्रिकेट में स्टेडियम होता है बड़ा सारा, उसी तरह स्केटिंग में जो बर्फ़ का बनाया हुआ रहता है ना, बर्फ़ का जो मैदान बनाया हुआ रहता है वो देखो, जैसे आपने देखा होगा आइस हॉकी में भी होता है, आइस हॉकी में भी ग्राउंड होता है या स्केटिंग में होता है। तो अलग अलग तरह के कई स्पोर्ट्स होते हैं जो बर्फ़ पे खेले जाते हैं, तो उन्हीं को रिंग कहा जाता है। अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा इसको। डिसाइडफुल तो पता है, डिसाइडफुल तो कॉमन वर्ड है। डिसाइडफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से झूठा, डिसाइडफुल या धोखा, है ना, या तो बोल सकते हैं झूठा या फिर बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला, उसके लिए आता है डिसाइडफुल। देखो इसको मीनिंग को याद रखिए, कभी कभार ये अपन को इरर में दे सकता है। DECEITFUL होता है, इरर में हमें ई और आई का एक तरह से रिप्लेसमेंट करके हमें क्वेश्चन इस मीनिंग में फंसा सकता है। तो इसके देखो अलग अलग सिनोनिम है, जैसे डिसऑनेस्ट, अनट्रूथफुल, लाइंग, मेंडेसियस, इनसिंसियर, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। फैब्रिकेट करना कोई चीज़ को, काउंटरफेट करना, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड इंसान के लिए आता है, चीटिंग करने वाला होता है, क्राफ्टी होता है, स्लाई होता है, दो फेस होते हैं बंदे के। दो फेस का मतलब ये नहीं है उसके दो सर, दो फेस है, दो फेस का मतलब आगे से कुछ बात करने वाला, पीछे से कुछ बात करने वाला। टेक्टफुल, टेक्टफुल का मतलब क्या होता है, टेक्टफुल का जब हम चीज़ों को अच्छी तरह हैंडल कर लें, जब हमारे अंदर अच्छे स्किल है किसी भी चीज़ को डील करने में, तो वही होता है टेक्टफुल। जैसे हैविंग और शोविंग स्किल एंड सेंस विद डीलिंग विद अदर्स एंड डिफ़िकल्ट इशू को हम आराम से डील कर सकता है कोई बंदा, तो उसे कहा जाता है टेक्टफुल। क्या होता है, टेक्टफुल। कंसीडरेट है, सेंसिटिव है, अंडरस्टैंडिंग है, थॉटफुल है, डेलिकेट है, डिप्लोमेटिक है। जैसे हम एक देश से दूसरे देश में डिप्लोमेट भेजते हैं ताकि वह अपने इंटरनेशनल जो भी मुद्दे हैं उनको अच्छी तरह डील कर सके, तभी तो कहते हैं उनको टेक्टफुल। और टेक्टफुल के अपोजिट देखें तो टेक्टलेस, इनडिस्क्रिमिनेट, गॉच, ये इनके अपोजिट है जो टेक्टफुल नहीं है। आगे देखो प्रिजुरी। प्रिजुरी का मतलब होता है कोर्ट में झूठी गवाही देना। बस प्रिजुरी का मतलब होता है झूठी गवाही देना, प्रिजुरी उसे कहा जाता है। PERJURY। देखो जूरी तो होता है ही, तो इसके आगे केवल पर लगा दो तब झूठी गवाही हो जाएगा। ऐसे याद करने का तरीका बोल सकते हैं इसको। फेल फाउल ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू ब्रेक ए रूल और लॉ स्पेशली विदाउट इंटेंडिंग। आपसे भूल में कोई गलती हो जाए या भूल में कोई भी रूल या कोई भी लॉ आपसे टूट जाए तो उसके लिए आता है फेल फाउल ऑफ, है ना। गलती से आपसे कोई भी गलती हो जाए
तो उसे कहा जाता है, बोलते हैं ना गलती से गलती हो जाना, वो होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैन्युफैक्चरर में फेल फाउल ऑफ न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, कि भाई मैन्युफैक्चरर्स जो चीज़ों को बनाने वाले हैं वो में कर सकते हैं, कुछ गलतियां कर सकते हैं बिना कोई इरादे के, गवर्नमेंट गाइडलाइन की कभी कभार वो अनदेखी कर सकते हैं। अनदेखी की भी कैसे कर सकते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि रियल में वो रूल तोड़ा है और वो रूल तोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए अपना लास्ट वर्ड आज का, इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है एब्सोल्यूट नेसेसरी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसेंशियल है, क्रूशियल है, नेसेसरी है, की है, विटल है, नीडेड है, रिक्वायर्ड है। इनडिस्पेंसेबल जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए आता है, एब्सोल्यूट नेसेसरी के लिए आता है इनडिस्पेंसेबल। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।